नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक रिसाइकलिंग कंपनी की और ये कंपनी मेटल और प्लास्टिक के स्क्रैप को रिसाइकल करके उसको यूज़फुल मटेरियल में कन्वर्ट करती है और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देती है, साथ ही साथ पर्यावरण की रक्षा भी करती है और देश की अर्थव्यवस्था में फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व करके बढ़ावा देती है। तो इस कंपनी का नाम है पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स लिमिटेड और इस कंपनी के बिज़नेस मॉडल के अध्ययन करने का अनुरोध हमें अनिल कुमार मलिक साहब से प्राप्त हुआ है और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है, कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं, कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं और क्या कंपनी इस भाव पर निवेश लायक है या नहीं है। अब जानते हैं कंपनी की हिस्ट्री के बारे में। तो कंपनी की स्थापना 1995 में हुई और इन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म मैसर्स पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स को एक्वायर किया और तब इस कंपनी का नाम, ये करंट नाम जो इनका है पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, तब पड़ा। अब चूंकि इनका प्लांट सबसे पहले पौंडीचेरी में था तो वहाँ से इनका नाम पॉन्डी आ गया। वहाँ पे ऑक्साइड्स, चूँकि ये जिंक और लेड के ऑक्साइड्स का प्रोडक्शन करते हैं जो एज सच जो एंड यूज़र इंडस्ट्री है वहाँ पर काम आ जाते हैं, तो इसलिए पॉन्डी ऑक्साइड्स नाम हो गया। अब ये केमिकल्स क्या है, अब वो केमिकल्स जो है इनका लेगेसी चला आ रहा है, हालांकि ये कोई केमिकल्स का उत्पादन करते नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो लेगेसी बिजनेस इनका है उसके कारण से इनका नाम पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड, या कंपनी का नाम पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स लिमिटेड पड़ा हुआ है। 1995 में ही इस कंपनी की लिस्टिंग कोयम्बटूर और मद्रास स्टॉक एक्सचेंज में, जो पुराने रीजनल एक्सचेंज हुआ करते थे, वहाँ पर हुआ। 2003 में इन्होंने बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट की। 2006 में इस बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को या फैसिलिटी को उन्होंने एमको बैटरी को बेच दिया। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने अपने कैपेसिटी को एक्सपेंड किया। 2019 में ये LME एक्सचेंज में पहला इंडियन ब्रांड था 3N7 लेड ब्रांड। अब इस बारे में समझ लेते हैं कि ये 3N7 लेड ब्रांड क्या होता है और LME में जब ये लिस्टिंग हुई या LME में ये रजिस्टर हुआ तो इसका क्या महत्व है। तो पहली चीज़ ये 3N7 का मतलब ये है कि ये प्योरिटी को दिखाता है, लेड की प्योरिटी को। तो 3N का मतलब 3 9s और 7 का मतलब आगे 7। अब अगर आप इसको नंबर्स में डालना चाहें तो 39 का मतलब 99, तो 2 9 हो गए, डॉट यानी डेसिमल 9, तीसरा 9 आ गया और फिर उसके बाद 7। तो 3N7 का मतलब ये है 99.97% प्योरिटी का मेटल। अगर 4 9 होता तो 99.99 और अगर 5 9 मान लीजिए मेटल होता तो 99.999। तो ये एक नोमेनक्लेचर है जिससे जो बायर है उसको ये पता लगता है कि इस तरह की लेड जो है इसका क्या प्योरिटी है। और ये जो LME में रजिस्टर हुए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, इससे ये फ़र्क पड़ता है कि जो LME में बाइंग एंड सेलिंग होती है तो जो बायर होता है उनको एक विश्वास होता है कि LME ने जो इनका रजिस्ट्रेशन किया है और ये जो प्रोडक्ट जो बता रहे हैं 3N7 99.97 प्योरिटी का, वो उसी तरह का प्रोडक्ट है, यानी कि एक विश्वास की गारंटी है, आप ये समझ लें। तो 2019 में इन्होंने ये रजिस्टर कराया। जैसे मैंने बताया 2022 में इन्होंने प्लास्टिक रिसाइकलिंग में कदम रखा अपनी एक होली ओन सब्सिडरी के थ्रू और 2023 में इनकी लिस्टिंग NSE पर हुई। अब बात करते हैं कंपनी के फंक्शनिंग की या बिज़नेस की। तो देखिए, इनका जो बिज़नेस है इसके बेसिकली 4 वर्टिकल हैं। पहला वर्टिकल है लेड से रिलेटेड, दूसरा वर्टिकल है कॉपर से रिलेटेड, तीसरा वर्टिकल है प्लास्टिक से रिलेटेड और चौथा वर्टिकल है वो एल्यूमिनियम से रिलेटेड। इसका मतलब ये है कि ये लेड, कॉपर, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम इन सब की का स्क्रैप लेते हैं और उसको रिसाइकिल करके आगे बेचते हैं। तो बेसिकली 3 स्टेप हुए, ब्रॉडली 3 स्टेप हुए इनके बिज़नेस के, कि पहले ये सोर्सिंग करते हैं, उसके बाद ये उस चीज़ को रिफाइन या उसको रिसाइकल करते हैं और जो तीसरा स्टेप हुआ वो ये हुआ कि जब रिसाइकलिंग से जब मेटल या प्लास्टिक वो रिकवर हो गया तो उसके बाद इसको एंड कंज्यूमर को, जो इंडस्ट्री है वहाँ पर बेचते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये B2B बिज़नेस है, यानी बिज़नेस से ही ये स्क्रैप खरीदते हैं और
वो जो इनका एंड मटेरियल है, जो रिसाइकल करने के बाद जो चीज़ प्राप्त हुई, वो भी ये बिज़नेस को ही बेचते हैं। तो ये B2B बिज़नेस है। अब एक एक करके इनके वर्टिकल्स के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी जो इनकी स्मेल्टिंग कैपेसिटी है वो लेड में है। अब ये स्मेल्टिंग कैपेसिटी का क्या मतलब है? कैपेसिटी का मतलब ये कितना लेड ये रिसाइकल कर सकते हैं। और स्मेल्टिंग क्या होता है? स्मेल्टिंग का मतलब ये कि आप उसको, जो स्क्रैप आया उसको छांट कर आप उसको जब गलाते हो और बहुत तेज़ टेम्परेचर से उसको रिड्यूस करते हो। रिड्यूस एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत हाई हीट देकर किसी भट्टी में उनको गलाकर उनसे मेटल निकालना जिस प्लांट में होता है उसको स्मेल्टर बोलते हैं, और इस प्रोसेस को स्मेल्टिंग बोलते हैं। तो इनके जो लेड कैपेसिटी है वो इनकी जो एल्यूमिनियम, प्लास्टिक और कॉपर, इन तीनों से सबसे ज़्यादा, या बेसिकली ये कहें कि ये इनका जो रेवेन्यू है वो 94-95% आता है, वो इसकी लेड कैपेसिटी आता है। तो अल्टीमेटली ऐसे कहें कि ये जो कंपनी है बेसिकली लेड रिसाइकलिंग कंपनी है। तो इनकी जो सोर्सिंग की बात, पहले इनकी कैपेसिटी की बात करें तो इनकी कैपेसिटी जो है 1,68,000 टन ये हर साल फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी फिनिश्ड लेड जो है ना ये प्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी फैसिलिटीज़ के थ्रू। अब बात आती है कि ये सोर्सिंग कहाँ से करते हैं। तो जो सोर्सिंग है वो ये फॉरेन से भी करते हैं और इंडिया से भी करते हैं। तो 84% जो है ये इंपोर्ट करते हैं और 16% वो इंडिया से प्रोक्योर करते हैं। उसके बाद रिसाइकिल करने के बाद इनको एंड कस्टमर को बेचना है। तो इनके एंड कस्टमर भी इंडियन भी हैं, यानी भारत में भी ये एंड कस्टमर्स को बेचते हैं और जो फॉरेन में भी ये बेचते हैं। तो जो सेल करते हैं वो 65% एक्सपोर्ट करते हैं और 35% डोमेस्टिक कस्टमर को सेल करते हैं। और जो एंड यूज़र जो हैं वो मेनली लेड एसिड बैटरी बनाने वाली कंपनीज़ हैं। और ये जो लेड एसिड बैटरीज़ हैं इनका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है इसको समझ लेते हैं। जो पहला इस्तेमाल होता है वो तो सब आप जानते हैं कि जो ट्रेडिशनल व्हीकल जिसको आईसी इंजन बोलते हैं या आईस इंजन बोलते हैं, जो नॉर्मल बैटरीज़ होती हैं वहाँ पर इसका लेड एसिड बैटरीज़ का इस्तेमाल होता है। दूसरा इनका इस्तेमाल ईवीज़ में होता है। तो अब आप कहेंगे कि भाई ईवीज़ में तो लिथियम आयन बैटरीज़ का इस्तेमाल होता है। तो देखिए, जो गाड़ियाँ हैं, जो कारें हैं या हाई एंड गाड़ियाँ जो हैं, वहाँ पर जो मोटर को चलाने के लिए यानी मेन जो जैसे फ्यूल की जगह जो बैटरी इस्तेमाल होती है वो लिथियम आयन होती है। लेकिन जो ऑक्सिलरी बैटरी होती है लाइटिंग के लिए, डैशबोर्ड के लिए, तो इस तरह की जो बैटरी होती है वहाँ अभी भी लेड एसिड बैटरी काम आती है। तो ये दो तो यूज़ हो गए इनके गाड़ियों में। इसके अलावा जो लो एंड जो काम हुआ, जैसे आपके ई रिक्शा वगैरह हुआ, तो ई रिक्शा में अभी भी जो है वो लेड एसिड बैटरी काम आती है। इसके अलावा आपका जो गोल्फ कार्ट वगैरह है या छोटी डिस्टेंस पे मूव करने वाली जो गाड़ियाँ हैं, जैसे एक किसी टेम्पल में कोई लंबा रास्ता आपको तय करना है तो वहाँ पे जो छोटी छोटी कार्ट्स होती हैं वो लेड एसिड बैटरी के ऊपर चलती हैं। वो गाड़ियाँ ईवी होती हैं लेकिन लेड एसिड बैटरीज के थ्रू चलती हैं। फिर ये जो डेटा सेंटर में उसमें जो बैकअप पावर सिस्टम होता है वहाँ पर ये लेड एसिड बैटरी इस्तेमाल होती है। टेलीकॉम टावर्स जो है वहाँ पर भी ये लेड एसिड बैटरीज इस्तेमाल होती है। हालांकि कई टेलीकॉम टावर में अब वो लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। फिर ये रूफिंग के काम आती है। तो ये रूफिंग का मतलब ये है कि छत को बरसात और जो तेज़ धूप और सर्दी से बचाने के लिए एक लेयर जो होती है लेड की वो चढ़ाई जाती है, तो वहाँ पर ये काम आता है। इसके अलावा एक्सरेज जो होते हैं उसकी खिड़की, दरवाजे, ग्लास वगैरह पे लेड की कोटिंग की जाती है ताकि एक्सरेज जो हैं वो बाहर एस्केप नहीं हो। साथ ही साथ जैसे सीटी स्कैन हुआ या जो MRI वगैरह हुआ या न्यूक्लियर पावर प्लांट में हो तो वहाँ पर भी लेड की कोटिंग की जाती है ताकि जो रेडिएशन है वो बाहर नहीं जाए। फिर जो रिसाइकल लेड होता है उसका इस्तेमाल आखिर कंपनीज करती क्यों? उसका कारण ये है कि वो एक तो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है वो ये है कि वो जो नॉर्मल लेड होता है यानी वर्जिन लेड जिसको बोलते हैं, जो खदानों से निकल कर आता है, उससे 20 से 25% चीपर होता है। एक और जो इस लेड रिसाइकलिंग के लिए पॉजिटिव बात हुई है वो ये है कि FY 25-26 यानी ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसके लिए
सरकार ने कस्टम ड्यूटी लेड स्क्रैप के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है उसको ज़ीरो कर दिया है, तो इससे भी इस तरह की लेड रिसाइकलर्स को फ़ायदा होने वाला है। दूसरा इनका वर्टिकल है वो रिलेटेड है कॉपर से। तो जो कॉपर है उसकी इनकी कैपेसिटी, इस लेड की कैपेसिटी, जो लेड स्मेल्टिंग की कैपेसिटी उससे काफ़ी कम है, तो वहाँ पर केवल 6000 मीट्रिक टन पर एनम की इनकी कैपेसिटी है। और ये जो स्क्रैप इंपोर्ट करते हैं 100% स्क्रैप जो है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और जो सेल करते हैं उसमें से 93% जो है वो डोमेस्टिकली सेल करते हैं, और 7% जो इनकी सेल होती है वो एक्सपोर्ट में होती है। और एंड यूज़र इंडस्ट्री जो है, जो कॉपर वायर बनाने वाली ज़्यादातर इंडस्ट्री होती है, वहाँ पर इनका फोकस है, और कई जगह वैसे इसका और इस्तेमाल होता है। इंडिया में जो कॉपर कंजम्पशन है वो लगभग 11% पर एनम की दर से साल दर साल बढ़ रहा है। 50% जो डिमांड है वो रिसाइकलिंग से मीट आउट होती है, और इंडिया में जो कॉपर है उसका 95% तक रिसाइकल हो रहा है। गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है वो इस प्रकार से है कि जो कॉपर स्क्रैप का जो इंपोर्ट है उस पर उन्होंने ड्यूटी घटा दी है। साथ ही साथ जो एक नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जो सरकार ने लॉन्च किया है उसके थ्रू भी इस जो जितनी भी कॉपर रिसाइकलिंग कंपनीज हैं उनको फंडिंग और सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। तीसरा जो इनका वर्टिकल है वो रिलेटेड है प्लास्टिक से। तो यहाँ इनकी कैपेसिटी है 9000 मीट्रिक टन पर एनम, और जो 53% ये इंपोर्ट से सोर्सिंग करते हैं, यानी बाहर से मंगाते हैं वो स्क्रैप, और 47% ये डोमेस्टिकली प्रोक्योर करते हैं, यानी इंडिया से ये प्लास्टिक प्रोक्योर करते हैं, प्लास्टिक स्क्रैप प्रोक्योर करते हैं। लेकिन जो सेल होता है वो कम्प्लीटली, यानी प्लास्टिक रिकवर करके उसके जो ग्रेन्यूल्स वगैरह ये जो बनाते हैं वो कम्प्लीटली 100% भारत में इस्तेमाल होता है। और वो इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर ये अपने प्लास्टिक के जो रिसाइकल्ड मटेरियल है उसको बेचते हैं, उसमें ऑटोमोबाइल है, उसमें अप्लायंसेस जैसे फ्रिज और वॉशिंग मशीन टाइप की कंपनीज, इसके अलावा फर्नीचर जैसे नीलकमल टाइप की कंपनीज, और पेंट्स इंडस्ट्री में काम आता है। बैटरी वालों के बैटरी का जो बॉक्स आता है, आउटसाइड का बॉक्स, वहाँ ये प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में जैसे टीवी वगैरह में और काफ़ी सारी अन्य जगह इस प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। जो चौथा इनका वर्टिकल है वो रिलेटेड है एल्यूमिनियम से। तो वहाँ पर इनकी कैपेसिटी लगभग 12000 मीट्रिक टन पर एनम है। 100% स्क्रैप, एल्यूमिनियम स्क्रैप ये बाहर से प्रोक्योर करके उसको भारत में, मतलब उसको फिनिश्ड बना के उस फिनिश्ड एल्यूमिनियम को भारत में ही खपाते हैं। एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट्स के लिए इनका जो फोकस है वो ऑटोमोटिव कंपनीज़ के ऊपर है, लेकिन ये एल्यूमिनियम जो रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम है ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, रिन्यूएबल, डिफेंस और एरोस्पेस जैसी इंडस्ट्रीज़ भी इस्तेमाल करती हैं। सोर्सिंग के जो कंट्रीज़ हैं, लगभग 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ से ये अपनी स्क्रैप की सोर्सिंग करते हैं, और वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ इनकी सप्लायर्स हैं। तो 270 से ज़्यादा इनके सप्लायर्स हैं। क्लाइंट्स की बात करूँ तो भारत में इनके क्लाइंट्स अमारा राजा, टाटा बैटरीज, मदरसन, पैनासोनिक, सेल और नीलकमल, टीवीएस, और फॉरेन में काफ़ी सारे जो पॉपुलर बैटरी मैन्युफैक्चरर हैं या जो फर्नीचर या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर हैं वो इनके क्लाइंट्स हैं। इनके प्लांट्स तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित हैं, और ये स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं। वो इस तरीके से कि जो तमिलनाडु के जो प्लांट्स हैं वो इनके चेन्नई पोर्ट के पास स्थित हैं, ताकि जो इनको स्क्रैप मंगाना पड़े और वापस वहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़े उसमें इनकी जो लॉजिस्टिक्स की जो कॉस्ट है वो कम आए। इनका जो आंध्र प्रदेश का प्लांट है वो अमारा राजा बैटरी के प्लांट के पास है, ताकि ये अपना मटेरियल आसानी से कम लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में अमारा राजा बैटरीज को सप्लाई कर सकें। अब इनके एक्सपेंशन प्लान की बात करूं तो ये 36,000 मीट्रिक टन पर एनम की एक कैपेसिटी एडिशनल लगा रहे हैं, और साथ ही साथ ये लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग में भी तेज़ी से प्रवेश कर रहे हैं। इसके अलावा ये रबर और ई वेस्ट, यानी कि जो कंप्यूटर्स हुआ, लैपटॉप हुआ, मोबाइल हुआ, इनकी रिसाइकलिंग में भी एंटर होने का विचार कर रहे हैं। और Q1 FY26 में इन्होंने, यानी ये जो अप्रैल मई जून अभी 25 गया है, इसमें इन्होंने 8 करोड़ का कैपेक्स किया है, और बाकी 9 महीनों में ये 42 करोड़ का कैपेक्स भी करने वाले हैं, यानी टोटल 50 करोड़ का कैपेक्स ये FY25-26 में करेंगे। इन्होंने एक
प्लान बनाया है विज़न 2030, वहाँ पर इनका लक्ष्य ये है कि ये 20% साल दर साल की ग्रोथ अचीव करें, साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ भी 20% से ज़्यादा अचीव करें, 60% से ज़्यादा इनके जो प्रोडक्ट्स हों वो वैल्यू एडेड हों, क्योंकि जो रन ऑफ द मिल या नॉर्मल प्रोडक्ट्स होते हैं वो कमोडिटी की तरह डील होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होता। और अगर इनके प्रोडक्ट मिक्स में ये 60% ऐड हो जाते हैं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, तो इनको मार्जिन इम्प्रूवमेंट में काफ़ी फ़ायदा होगा। अब इसकी स्ट्रेंथ की बात करूँ तो देखिए, सरकार का इस रिसाइकलिंग पर काफ़ी ज़ोर है, जो फॉरेन एक्सचेंज भी कंजर्व करता है, नेशनल रिसोर्सेज भी कंजर्व करता है, साथ ही साथ जो खनन से होने वाले जो पोल्यूशन है वो भी कम करता है। दूसरी बात ये, इनके जो सप्लायर हैं या इनके जो बायर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हैं। फिर रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में बैरियर्स टू एंट्री काफ़ी हाई है, यानी कि हर आदमी इसमें आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता। कारण ये है कि बहुत ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट सरकार के नॉर्म्स हैं पॉल्यूशन से रिलेटेड और रिसाइकलिंग से रिलेटेड। फिर फ़िलहाल गवर्नमेंट जो है नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के थ्रू सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, और जैसे मैंने बताया स्क्रैप जो है उसके ऊपर भी जो इंपोर्ट होता है उसमें भी काफ़ी रियायत देने का प्रयास कर रही है। वीकनेस की बात करूं तो सबसे बड़ी वीकनेस तो ये है कि ये खुद एक पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है। एक तरफ आप पर्यावरण को जो खनन से होने वाले पोल्यूशन से तो बचा लेते हैं, लेकिन जो रिसाइकलिंग में पोल्यूशन होता है उसका आपको सामना करना पड़ता है। तो जो गवर्नमेंट है उसकी इस इंडस्ट्री पर काफ़ी नज़र रहती है। तो अगर कोई पॉल्यूशन से रिलेटेड नॉर्म्स आते हैं तो इस तरह की कंपनीज को परेशानी हो सकती है। दूसरा, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है इनके लिए, यानी कि वो काफ़ी सारा कंपटीशन इनके लिए क्रिएट करता है। तीसरा ये है कि ये जो स्क्रैप मंगाते हैं, काफ़ी सारा स्क्रैप बाहर से आता है, तो जो फॉरेन एक्सचेंज की जो फ्लक्चुएशन होती है उसमें इनको नुकसान हो सकता है। फिर जो कंपटीशन इनका होता है वो वर्जिन मटेरियल से होता है, यानी कि रिसाइकल मटेरियल की वैल्यू तब तक ही है जब तक कि आपको वर्जिन मटेरियल से वो मटेरियल सस्ता पड़ रहा। जैसे मैंने बताया कि लेड जो है वो लगभग जो फ्रेश या वर्जिन लेड जो है जो खदान से निकलकर बिना इस्तेमाल किया हुआ अभी आता है, तो वो इस रिसाइकल मटेरियल से लगभग 25% महंगा होता है। तो अगर किसी कारण से इंटरनेशनल मार्केट में लेड की कीमतें नीचे गिरती हैं या कोई और ड्यूटी स्ट्रक्चर चेंज होती है और जो रिसाइकल मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है या काफ़ी नज़दीक आ जाती है वर्जिन मटेरियल के, तो इनके मटेरियल की डिमांड वो सिग्निफिकेंटली कम हो सकती है। इसके अलावा इनका जो मार्च 25 में जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस था नेगेटिव है, वो भी एक रेड फ्लैग मेरी नज़र में है। मार्केट कैप की बात करूं तो 3600 करोड़ 3600 करोड़ का मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी मैनेजेबल है, हर 100 रुपये की इक्विटी पर 17 रुपये का कर्जा है। ROE मिड रेंज में है, ठीक ठाक है 14% का, लेकिन PE जो है वो इस रिसाइकलिंग की कंपनी का 46 है। 3 साल की सेल 12% बढ़ी है क्यूमुलेटिवली साल दर साल, और 3 साल का प्रॉफिट 11% से प्रोपोर्शनेटली बढ़ा है साल दर साल। प्रमोटर के पास 40% है, FII के पास 1% है, DII के पास 6% है और पब्लिक के पास 53% है। ऑल इन ऑल मैं बात करूं तो रिसेंटली इनके जो रिजल्ट्स Q1 FY26 के आए तो वहाँ पर इनके मार्जिन में सुधार दिखाई दिया और इसके कारण जो शेयर जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुका है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि जो मेटल रिसाइकलिंग कंपनीज़ हैं वो 46 का पी किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। ये भी सही है कि सरकार का इनको सपोर्ट है और रिसाइकलिंग जो है वो बड़ी पॉपुलर थीम है, लेकिन फिर भी एज इन्वेस्टर हमें कुछ कॉशन ज़रूर लेना चाहिए। और कंपनी में बुराई नहीं है, लेकिन इस कंपनी के जैसे मैं कहता हूँ भाव में प्रॉब्लम है। जो हाइप में शेयर होते हैं वो मोमेंटम ट्रेड्स के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन आप ये समझ लें कि अगर आप मोमेंटम ट्रेड करना जानते हैं तो आपको चलती बस में चढ़ना और चलती बस से उतरना दोनों आना चाहिए, वरना एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। मेरी शेयर में ख़रीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। आप इस तरह का निर्णय अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।